हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट जो आपका प्रश्न पत्र प्रथम है उसके विषय में आज से क्लासें प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत जो आपका पूरा सिलेबस है वो 18वीं सेंचुरी इंडिया यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत किस प्रकार का था, वहाँ से आपका प्रारंभ होता है इतिहास का इस पेपर का, और ये जाता है 1857 की क्रांति तक। ठीक है, तो इस पेपर को आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे और जो भी इसके महत्वपूर्ण या आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, वो सारे टॉपिक्स और यूनिट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में भारत, ठीक है, इस विषय से होगी, इस टॉपिक के साथ होगी। लेकिन थोड़ा सा उस समय तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने पिछले वर्ष के जो आपने पढ़ा इतिहास के विषय में उस वहाँ तक का सफ़र तय करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आपने पिछले वर्ष मुग़ल काल के विषय में पढ़ा होगा, 1707 में औरंगजेब के शासन की समाप्ति तक पढ़ा होगा। उसके उपरांत औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं और धीरे धीरे करके 10-12 साल के उपरांत ही कई सारे स्वतंत्र राज्यों का जो है भारत में अभ्युदय होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें से खासकर मराठों के विषय में अगर चर्चा करें तो मराठे औरंगजेब के समय से ही अस्तित्व में, सत्ता में आ चुके थे, हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। सिखों की बात करें तो वो भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे गुरु नानक देव जी के उसमें शासनकाल के दौरान। उसके बाद बंदा बहादुर आए सिखों में, जिन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये सारे अब आपका जो पेपर है सीधे वहीं से प्रारंभ होता है। उस समय औरंगजेब के शासनकाल के बाद किस प्रकार से भारत की राजनीतिक स्थितियां बदलती हैं और कौन कौन से नए स्वतंत्र राज्य उठ खड़े होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें समझनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज की क्लास हम लोग उसी चीज़ से प्रारंभ करते हैं जो जिसको टॉपिक का नाम दिया जाता है 18वीं सेंचुरी इंडिया यानी कि 18वीं शताब्दी में भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक मैप देखते हैं और उस मैप से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है आपका मैप। ठीक है, इस मैप को हम लोग एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का ये मैप है। तो सबसे पहले इस समय कई सारे स्वतंत्र राज्य हो गए थे 18वीं शताब्दी के दौरान। आप ये कह लीजिए कि पूरे 18वीं शताब्दी की अगर हम चर्चा कर रहे हैं 1700 से लेकर के 1799 तक, ठीक है, यानी कि 1800 ईस्वी तक के बीच में भारत में लगभग इतने प्रकार के नए राज्य उदित हो गए थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया है। अब साउथ की बात, दक्षिण से बात करते हैं तो साउथ में ये जो राज्य दिख रहा है आपको, ये है कर्नाटक राज्य। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन इन सभी राज्यों के संस्थापक थे। जैसे शहादतुल्लाह खां कर्नाटक राज्य का संस्थापक था जिसने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की। ये है आपका मैसूर राज्य, जिस राज्य में आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन था, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन लोगों के विषय में पढ़ा होगा, है ना। फिर आता है हैदराबाद राज्य, यानी कि हैदराबाद के जो निजाम होते थे वो, ये पूरा राज्य जो है हैदराबाद के क्षेत्र के टेरिटोरी में आता था। और ये जितना पीला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पूरा मराठा पावर्स थी। इस समय सबसे शक्तिशाली अगर कोई पावर थी तो वो मराठा राज्य था। ठीक है, ये है आपका बंगाल राज्य, इधर है आपका अवध, ये रुहेलखंड, और दिल्ली जो है ये इतनी समेट कर रह गई थी। ठीक है, कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली जो है दिल्ली पालमपुर तक, यानी कि जो पालमपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है दिल्ली का, वहाँ तक जो है बस सीमित रह गया था दिल्ली का क्षेत्र। इसी के नीचे ये एक जाट किंगडम है। ठीक है, सूरजमल जैसे लोगों ने जहाँ पर
एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद बात करते हैं ये राजपूतों की। स्वतंत्र राजपूत राज्य भी अस्तित्व में आ गए थे। यह है आपका सिंध का प्रदेश, और इधर ये सिखों का अपना एम्पायर है जो उन लोगों ने बना लिया था। तो इस प्रकार से ये प्रमुख स्वतंत्र राज्य थे भारत के, जो उस समय 18वीं शताब्दी के दौरान स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। और इन्हीं में से बीच में घुस आते हैं यूरोपियंस, यानी कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच। ठीक है, तो इन लोगों में भी आपस में विवाद होता है, और फिर बाद में इन राज्यों से भी संघर्ष होता है, और इन सब संघर्ष में जो अंतिम रूप से विजय प्राप्त करता है वो है अंग्रेज। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में फिर अपना शासन जो है शासन स्थापित किया। और आपके इस पेपर में ओवरऑल अगर हम पूरी बात करें 1857 की क्रांति तक, तो पूरी अंग्रेजों की शासन सत्ता स्थापना का जो संघर्ष है, ठीक है, वो पूरा ही आपके इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। 1857 की क्रांति तक जो है, उससे पहले डलहौजी जो गवर्नर जनरल हुआ, उसके समय कई सारे प्रांतों का विलय किया गया। ठीक है, उन विलय के पश्चात ही जो पूर्ण संपूर्ण भारत है वो अंग्रेजों की शासन सत्ता के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की बात है, वो 1857 की क्रांति तक चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ये पेपर आपका इम्पोर्टेंट है। इन्हीं सारे राज्यों के आपसी संघर्ष और अंग्रेजों से संघर्ष, बस यही सारी चीज़ें आपके इस पेपर में हम लोगों को पढ़नी। ठीक है, तो मैप से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कौन सा राज्य जो है वो कहाँ पर स्थापित था। तो नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक्स पर चलते हैं, पॉइंट पर चर्चा करते हैं कौन कौन से बिंदु थे पढ़ने हैं आपको इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं शताब्दी। ठीक है, इसमें इस समय कौन कौन से राज्य आए? अवध आया, मैसूर आया, पंजाब आया, हैदराबाद, रोहेलखंड, राजपूत, मराठे, कर्नाटक। ये सारे राज्य हम लोगों ने अभी मैप में देखे थे। अब हम लोग बात करते हैं अवध की सबसे पहले। ठीक है, अवध जो है ये कहाँ? उत्तर प्रदेश का आज का आधुनिक अवध क्षेत्र जो है वहाँ पर ये स्थापित है। पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। अवध स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में सआदत खां बुरहानुल मुल्क ने, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा किसने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। तो सआदत खां बुरहान मुल्क ने इसकी जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कब? 1722 में। ईरानी सिया गुट के इस सदस्य को मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने बाद में वो अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित किया। सआदत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अपने नाम और सम्मान की रक्षा के लिए सआदत खान ने 1739 में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, नाम ये इस प्रकार से था कि 39 में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, उसके बाद वो दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। बाद में सआदत खान इसमें समझौते का प्रयास करता है, लेकिन भड़काए जाने पर सआदत खान के खिलाफ भी खड़ा होता है नादिर शाह, जिसकी वजह से वो उसको ये लगता है कि मेरा नाम और जो सम्मान है उसको क्षति पहुंची, और इसी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद सआदत के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। 1742 में सफदरजंग ने कुछ समय के लिए पटना पर अधिकार कर लिया। 1744 में मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर भी नियुक्त किया था। 1748 में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच मगलपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया था इसने, तथा सम्राट आलम शाह से वजीर का पद प्राप्त किया था। ठीक है, सफदरजंग ने फरुखसियर के बंगस नवाबों और जाटों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। अंततः जयपा सिंधिया और मल्हार राव के साथ नवाब ने एक मैत्री संधि भी की।
1753 में बादशाह अहमद शाह ने सफदर को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। 1754 में अवध में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला बनता है, जो कि बक्सर के युद्ध में लड़ता है। ठीक है, इसने 1759 में अली गौहर यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण ली थी। ठीक है, इसके बाद बक्सर के युद्ध की घटना आएगी तो वो हम लोग बाद में अलग से टॉपिक्स में देखेंगे। 1761 ईस्वी में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अंग्रेजों और बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम के बीच लड़े गए बक्सर के युद्ध 1764 में शुजाउद्दौला ने बंगाल के नवाब का साथ दिया था। अवध का अगला नवाब शहादत खां हुआ, जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों ने अवध को तब तक एक मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया जब तक कि उनका मराठों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हो गया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद राज्य की। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान दक्कन के नियुक्त सूबेदार चिनकलिज खां, या जिसको निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, ने 1724 ईस्वी में की थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में चिनकलिज खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद में था। चिनकलिज खां द्वारा 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। किसको? चिनकलिज खां को। सकूर खेड़ा के युद्ध में चिनकलिज खां ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया था। 1748 में चिनकलिज खां की मृत्यु के बाद हैदराबाद में कोई ऐसा योग्य निजाम नहीं था जो अंग्रेजों से टक्कर ले सकता। हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। ठीक है, इसके बाद हैदराबाद का पूरा राज्य चलता रहता है, छोटे रूप में ही सही, 1948 तक। 1948 में आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा अवध हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाया जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का जो संस्थापक था वो था सादतुल्ला खां। ठीक है, या जिसको सादतुल्ला खां भी आप लोग कह सकते हैं। इसने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। कर्नाटक का प्रयोग अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में किया और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, जिनको कर्नाटक वार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ गुप्त और षड्यंत्रात्मक पत्राचार करने का आरोप लगाकर कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली व उनके उत्तराधिकारी ओमदुत उलौमेर से राजगद्दी का अधिकार जो है वो छीन लिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजपूत। 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में सवाई राजा मिर्जा जयसिंह का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर की स्थापना की। सवाई राजा जयसिंह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था। आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। जय सिंह ने, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जय सिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और साथ ही साथ बनारस का भी नाम आप लोग याद रखना, बनारस। ठीक, इन 5 जगहों पर उसने आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण जो है करवाया था। कौन कौन सी? मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और बनारस। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
इसके आगे जो भी स्वतंत्र राज्य बचे हुए हैं जिनकी स्थापना हुई 18वीं शताब्दी के दौरान, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू।